शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलवामा के पास एक कार में आईईडी लगाया गया था, जिसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वो सेंट्रो कार है जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। जैसे ही इसकी भनक लगी, उसके बाद यहां पर सक्रियता दिखाते हुए इस बम को डिफ्यूज किया गया है। डिफ्यूज स्क्वाड को बुलाया गया है और वक्त रहते इस बड़ी आतंकी साजिश को फेल कर दिया गया है। पुलवामा पार्ट 2 नाकाम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और इसी तरह की ट्रिक वहां पर भी अपनाई गई थी। लेकिन इस बार ये साजिश नाकाम हो गई है। यही वो कार है जिसमें आतंकी विस्फोटक लेकर निकले थे और आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता तो कितनी बड़ी तबाही पुलवामा में हो सकती थी। तो सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते ये बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। जिस प्रकार पुलवामा का हमला हुआ था, एक कार में आईईडी बम रखा गया था और उस कार ने हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। प्रवासी मजदूरों और गरीबों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने आज देश भर में स्पीक अप इंडिया कैंपेन शुरू किया है। 3 घंटे तक ये ऑनलाइन कैंपेन सोशल मीडिया के जरिए चलेगा, जिसमें जनता से बात की जाएगी। पार्टी के 50 लाख कार्यकर्ता और समर्थक इससे जुड़ेंगे, कांग्रेस का ये बड़ा दावा है। दरअसल गरीबों पर पड़ी कोरोना की मार में कांग्रेस का कहना है कि प्रवासी, छोटे उद्योग और खुदरा व्यापारी परेशान हैं, काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, जिसके बाद लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट है, रिस्क बढ़ गया है। किसी भी आपदा में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो गरीब लोग होते हैं और ऐसे में लोगों के लिए स्पीक अप इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये ऑनलाइन अभियान और कोरोना संकट काल के बीच में अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई ऑनलाइन आंदोलन करने की ये जो कवायद है कांग्रेस की लॉकडाउन के दौरान, इसमें सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की पहली मांग तो यही है कि प्रवासियों से किराया लिए बिना सरकार उन्हें सम्मान के साथ उनके गंतव्यों तक पहुंचा दे। हर गरीब परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए दिए जाएं, लेकिन उन्हें 10,000 की मदद अभी तुरंत दे दी जाए। छोटे उद्योगों को जल्द से जल्द मदद दी जाए, सरकार की तरफ से ये मांग की गई है। साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी बढ़ाकर 200 दिनों की करनी चाहिए। कांग्रेस की तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज वो ऑनलाइन अभियान चला रही है, जिसे नाम दिया गया है स्पीक अप इंडिया। दो महीनों के लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवा पूरी तरीके से बंद रखी गई थी। ऑटो, टैक्सी, सिटी बस, ये कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से रियायत मिलने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन के पहिए भी रोड पर दौड़ते नजर आएंगे। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को वापस पटरी पर लाने की शुरुआत कर दी है। आज राज्य में ऑटो टैक्सी का संचालन शुरू किया गया है। साथ ही अब ऑटो टैक्सी से आप सफर कर सकेंगे, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको ई पास लेना होगा।
साथ ही एक और महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि अब हफ्ते में 6 दिन दुकानें खुलेंगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में ऑड इवन लेफ्ट राइट नियम के तहत दुकानें खोली जा रही थी ताकि बाजारों में दुकानों पर भीड़ ना हो, लेकिन अब हफ्ते में 6 दिन दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन बहुत ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लॉकडाउन 4 में प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन उन लोगों के लिए राहत भरी है जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। ज़्यादातर वो लोग जो ऑटो संचालक हैं उनके सामने रोजी रोटी की बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके एक बड़ी राहत दी है, उसके बाद से इन लोगों के क्या प्रतिक्रिया है इससे जानते हैं। आप लोगों को छूट दी गई है, पिछले 2 महीने से आप लोग गाड़ी नहीं चला रहे थे, क्या स्थिति थी आप लोगों की? बहुत ही ख़राब स्थिति थी। हम लोगों के पास खाने पीने के लिए तकलीफ़ हो गई थी और हमारा काम धाम किसी तरह से नहीं चल रहा था। और अभी हम लोग ऑटो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग सड़क पे आ नहीं रहे हैं, ऑटो में बैठने के लिए डर रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं आ रही है। अभी भी हम लोग अपनी रोजी रोटी से को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास कोई ऐसा आसार नहीं दिख रहा है पैसा कमाने का। आए तो हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी कोई कमाई का जरिया दिखाई नहीं दे रहा है। खाली गाड़ी खड़ी हुई है, कोई सवारी नहीं आ रही है और घर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। खाने पीने से लेके हमारे सरकार ने हमें छूट दी है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, लेकिन अभी भी बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक बड़ी हिदायत भी इन लोगों को दी गई है कि यदि आप लोग जब ड्राइव करें तो 2 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठा ली जाएगी गाड़ियों में। साथ ही जो ग्राहक बैठेगा उसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ड्राइवर को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सैनिटाइज़र का भी उपयोग कराया जाएगा उन सवारियों को। मालिक कहता है कि गाड़ी ऑटो को ले जाओ, गाड़ी चलाओ, जा करके 2 बजे जो मिलेगा अपना ये चला, हमको भी दो। हम कहाँ से दे सर बताइए, पहले बताइए। कोई भी समोसा देखिए डब्बा में लेके समोसा बेच रहा हूँ, समोसा बिक नहीं रहा है, वो भी बस यही देखिए परेशानी, भूखे तो मर रहे हैं। पिछले 2 महीने से ऑटो नहीं चल रहा था, लिहाजा इन लोगों के सामने एक आर्थिक संकट सामने खड़ा हो गया था। यही वजह है कि अब ये लोग दूसरी व्यवसाय खोज रहे थे, समोसा बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार ने नई छूट दी है उसमें 6 दिनों तक अब दुकानों को खोला जाएगा। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। इन दोनों अमेरिका में छत्तीसगढ़ी फिल्मों की चर्चा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी शॉर्ट फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी का चयन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बी बॉस में हुआ है, जो अब उनके ऑनलाइन चैनल पर चल रही है। फेस्टिवल में 85 देशों की 750 फिल्मों का चयन किया गया है और इसमें 46 फिल्मों को फेस्टिवल में शामिल किया गया है जो कि भारत की है। इनमें से एक छत्तीसगढ़ की फिल्म है। फिल्म का निर्माण बस्तर क्राफ्ट एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। फिल्म के निर्माता डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर और डायरेक्टर रुपेश कुमार साहू हैं। फिल्म की शूटिंग गरियाबंद के जंगलों में हुई है। फिल्म की कहानी अवैध उत्खनन करने वाले मजदूरों की है। 30 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अवैध खनन को गए मजदूर एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिल्म में छत्तीसगढ़ी भाषा के अलावा यहाँ की विभिन्न संस्कृति और सभ्यता को भी दर्शाया गया है। इस शॉर्ट फिल्म में दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और गरियाबंद जिले के करीब 25 कलाकारों ने काम किया है। हमारे साथ खुद इस फिल्म के डायरेक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी फिल्म जो है वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सिलेक्ट हो गई है, अमेरिका में इसकी चर्चा हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है मैडम जी, और ये हमारे लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने छत्तीसगढ़ी भाषा में और पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेकर के एक फिल्म बनाए हैं जो मजदूरों के दशा के ऊपर में है कि हम मजदूर कैसे कैसे अपने पूरे श्रम करने के बाद में पूरा मेहनत का उसको प्रतिफल नहीं मिल पाता है, इसी को इसमें दर्शाया गया है। जी पुरुषोत्तम जी, क्या आप कुछ इसी तरह की फिल्मों पर भी काम भी कर रहे हैं? क्या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसी तरह का? इसके पहले मैडम जी हमने 3 फिल्म बनाए। एक फिल्म हमारा है स्प्लिटिंग शोल्डर जो 2018 में फ्रांस किया,
और उसके बाद में फिर हमने बनाया फेरी टू होमोसेपियंस, जो थर्ड जेंडर पे आधारित था। जी जी। उनकी थर्ड जेंडर जो है हमारे ही अपने बीच के होते हैं, लेकिन उनके साथ में समाज के द्वारा वो सम्मान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता है, उसको वो हक क्यों नहीं मिलता है अपने समाज में, अपने परिवार में जी। और उसके बाद में हमने बनाए मैम एक फिल्म बनाए थे फेसेस टू फेस्ट, जो मुखौटे के पहलू कि एक कलाकार जो है अपना सुख दुख भुला करके जब मंच पे आता है तो वो लोगों को कैसे इंटरटेन करता है, लेकिन उसके अपने घर में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं कि बीबी की तबीयत खराब है, कि बच्चे के फीस जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो इस तरह से फिल्म बनाए। तो वो गया लंदन में चयन हुआ और वही बॉम्बे में दादा साहब फाल्के फिल्म एसोसिएशन अवार्ड के लिए गया। और ये थर्ड जेंडर के फिल्म जो बनाए थे मैम वो हमारा गया काठमांडू में, और जहाँ पे ह्यूमन बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, आपकी तरफ से बहुत अच्छे टॉपिक्स पर ये फिल्म्स बनाई गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है इस तरह का? अभी हमने फिर से एक चालू करेंगे मैम, अब देख रहे हैं क्योंकि सही अनुकूल समय आ जाएगा तो हम 2 प्रोजेक्ट है हमारे पास में, उस पे हम काम करने जा रहे हैं यहीं के पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेकर के, और ये हमारा आगे का प्रोग्राम। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको बंसल न्यूज की तरफ से। आपकी फिल्म सिलेक्ट हुई है और आपके जो आगामी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रवासी मजदूरों, गरीबों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस ने आज देश भर में स्पीक अप इंडिया कैंपेन शुरू किया है और अभी ये कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त लाइव किए जा रहे हैं। ट्विटर और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अपनी बातें रखी जा रही हैं और पार्टी के 50 लाख कार्यकर्ता इस वक्त इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के मुद्दे को उठाकर उन्हें साधने की कवायद है। कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है और इसलिए ये आज बखूबी इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किया जा रहा है। इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे कि किस राज्य में किस तरीके से इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ये कैंपेन चल रहा है। 3 घंटे तक सोशल मीडिया पर ये कैंपेन जो है वो चलना है और 11 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। 2 बजे तक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जाएगा। तो कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान देखिए आंदोलन का और अपनी बात रखने का ये नया तरीका अपनाया है। स्पीक अप इंडिया कैंपेन इसे नाम दिया गया है। ऑनलाइन आंदोलन करने जा रही कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। 2 बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी और 1 बार विपक्षी दलों की बैठक भी ऑनलाइन इससे पहले हो चुकी है। साथ ही इससे पहले राहुल गांधी भी विशेषज्ञों से बातचीत कर चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये साझा भी किया था। चलिए सीधे हम रुख कर रहे हैं रायपुर का। हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन, सीधे तौर पर मजदूरों, गरीबों, तमाम वो वर्ग जो इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और अपनी बात अब सोशल प्लेटफॉर्म पर रखी जा रही है। संभवतः ये एक नया तरीके का ट्रेंड है लॉकडाउन में, और किस तरीके से कैंपेन आगे बढ़ रहा है, जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमने पहले बताया कि कोरोना संकट काल के दौरान अपनी बातों को जनता के बीच रखने का तरीका भी बदला है, विरोध प्रदर्शन का स्वरूप बदला है और इसे कांग्रेस ने भी अपनाया है और इसीलिए डिजिटल तरीके से अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया कि स्पीक अप इंडिया अभियान चलाया जाए, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में आकर कांग्रेस के नेता अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने भी लाइव किया है, कैसा अनुभव रहा वो भी बातें जानेंगे और उनकी मांग क्या थी ये जानते हैं। मंत्री जी, आपने अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे विरोध प्रदर्शन किया, सारे कांग्रेस कार्यकर्ता लाइव कर रहे हैं, क्या इसका स्वरूप है, किस ढंग से ये नया अनुभव है विरोध प्रदर्शन का? कोरोना के समय लोगों के बीच में अगर हम लोगों को जाना है, बैठकें करनी है या मीटिंग्स करनी है, सभाएं करनी है, जिस माध्यम से हम संदेश देते हैं वो बाधित है। और इन परिस्थितियों में आज के युग में राजीव जी को स्मरण करते हुए जिस तकनीक को उनने 21वीं सदी के भारत को उपलब्ध कराया था, उस माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात
भारतवासियों की बात इस सरकार के सामने, देश की सरकार के सामने रखने का आह्वान जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी ने किया था, उसी में हम लोगों ने भी अपनी एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते अपनी भी आवाज़ उनके साथ जोड़ी। कितने कारगर मानते हैं इस तरीके के अभियान को, क्योंकि कहा जा रहा है कि केवल 2% या 3% लोग ही ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। क्या ये सफल हो पाएगी आप लोगों की जो मुहिम है? मेरा ये मानना है कि आप आईटी के माध्यम को देखिए तो लाखों लाख लोग एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, लाखों लोग। और जब लाखों लोग सामने आएंगे तो न जाने कहाँ तक ये बात पहुँचेगी। एक टारगेट भी लेके कांग्रेस पार्टी चली थी, मुझे लगता है कि वो टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। क्या चाहते हैं, क्या मांग है, क्या बातें रखी? जो आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया उस बात को हमने सामने रखा। यहाँ किसान न्याय योजना लॉन्च की गई, यहाँ वनवासियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा के खरीदी की गई, यहाँ अन्य रोजगार के उपलब्ध कराए गए, यहाँ दूसरे राज्यों के लोग जो फंस गए थे लॉकडाउन में उनकी देखरेख अच्छे से हमने की, उसमें खर्चा किया। हमारे नागरिक जो दूसरे प्रांतों में थे उनके लिए पैसे दिए, जो लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। जो अपने तरफ से सरकार ने किया उन बातों को भी हमने थोड़ा सा रखा साथ में। और जो आह्वान किया है सोनिया जी ने, क्या एक ट्रेन में चलने वाले इस समय मुसाफिर से पैसे लेने चाहिए थे, ये बात सोनिया जी को उठानी पड़ी, तब जाके वो व्यवस्था देश में बनी कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग दे देंगे अगर देश की सरकार नहीं दे सकती है। उसी तर्ज पे बार बार ये बात कही जा रही है कि आज एक न्यूनतम राशि उन लोगों के परिवारों को चाहिए जिनके पास आमदनी का दूसरा जरिया नहीं होता। तो 14 करोड़ परिवारों के लिए 10,000 रुपये उनके खाते में देने की बात कही गई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 14 करोड़ परिवारों को अगर 10,000 रुपये देने हैं तो 14,000 करोड़ रुपए होते हैं। कोई ऐसी राशि नहीं है जो कि नहीं दी जा सकती, इनको चाहिए। मनरेगा का कार्य अगर 100 दिन का है तो आज के दिन में काम और चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक काम नहीं उपलब्ध है। तो इसको 200 दिन तक बढ़ा दिया जाए मनरेगा का। आप 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए, इस साल के लिए बढ़ा के देख लीजिए, फिर अगले साल बढ़ा लीजिए, लेकिन इस वर्ष लोगों को काम की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। तो ये 200 दिन के मनरेगा का कार्य प्रस्तावित हम लोगों ने किया है। आने जाने वाले मजदूरों की देखभाल अभी भी नहीं हो पा रही है रास्ते में, उनकी संपूर्ण रक्षा, सुरक्षा, सुविधा, देखभाल ये की जाए, इसकी मांग भी हम लोगों ने की है। तो ऐसी 4 मांगों को हम लोगों ने सोनिया जी, राहुल जी के साथ आवाज़ जोड़ते हुए हम लोगों ने रखी। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डिजिटल तरीके से, भाजपा ने भी तरीका निकाला है 1 साल, क्योंकि 30 तारीख को पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, वो उपलब्धियां बताने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना मानते हैं कि इस तरीके से क्या डिजिटल वार हो रहा है राजनीति में? ठीक है, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहें, लेकिन अवश्य लोग इस बात को अब ध्यान देंगे कि यही मोदी जी हैं जिन्होंने आज के समय और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी लागू की थी। क्या परिणाम हुआ, क्या उसकी तैयारियां थी? उनने जीएसटी लॉन्च किया बड़े पैमाने पे, उस समय सब खुला था, मीटिंग्स भी खुली थी, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। अब देश जानने समझने लगा है कि वही मोदी, अब वो बात, वो चमक नहीं रह गई, वो उनकी बात में सच्चाई की बात नहीं रह गई जो लोग उम्मीद करते थे कि नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। 24 मार्च को अब लॉकडाउन करते हैं और आप ये व्यवस्था के बारे में सोच नहीं सके कि लोगों को घर वापस जाना होगा। पहले लॉकडाउन के 21 दिन बाद क्यों नहीं ट्रेनें चालू कर दी? दूसरे लॉकडाउन के बाद फिर ट्रेनें क्यों नहीं उपलब्ध कराई? तीसरे लॉकडाउन के बाद आपने सोचा कि लोग जब कोरोना से ग्रसित हो गए थे तब उनके आने जाने की, और वो भी पैसे लेके व्यवस्था। तो अब मोदी जी को भी लोग पहचान गए हैं, वो आए, लेकिन अब लोग पहचाने हुए मोदी जी को समझ के देखेंगे, सुनेंगे। तो आपने देखा कि एक राजनीति का नया स्वरूप अब हमें देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अभी हुआ है और 30 मई को हमें भाजपा का इसी तरीके का प्रचार जो है मोदी सरकार के 1 साल का, वो देखने को मिलेगा। तो राजनीति कोरोना संकट काल में डिजिटल तरीके से हो गई है और विरोध प्रदर्शन और प्रचार का तरीका भी बदला है। जी बिल्कुल, बदलता दौर में सब कुछ बदला सर, इसलिए इस बार देखिए जो अभियान चलाने का तरीका है वो भी बदल गया है। कांग्रेस की कोशिश यही है इससे कि वो गरीबों की आवाज़ बनकर उभरे,
जो परेशान हैं वर्ग, उनकी आवाज़ बनकर उभरे। ये कोशिश इसके जरिए, और इसलिए ये कैंपेन अभी चल रहा है। 2 बजे तक ये कैंपेन चलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहन इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ टिड्डी दल टेंशन बढ़ा रहा है। भारत में 27 साल बाद टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला है। पाकिस्तान से 11 अप्रैल को भारत में दाखिल हुआ टिड्डियों का दल अब 9 राज्यों के लिए खतरे की घंटी बन गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ये वो राज्य हैं। केंद्र सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन LWO के मुताबिक टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से 303 जगहों पर 47,000 हेक्टेयर फसल को अब तक नुकसान पहुंचा चुकी हैं। टिड्डियों को लेकर अब राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। खरीफ की फसल से पहले इनके खात्मे की तैयारी हो रही है। और वहीं टिड्डी दल ने छिंदवाड़ा के पांडुन्ना में भी दस्तक दे दी है। पांडुन्ना के कई गांव में टिड्डी दल ने आतंक मचाया है, फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। संतरे के पेड़ों को भारी नुकसान इन टिड्डियों ने पहुंचाया है। हालांकि इस दौरान किसानों ने थाली बजाकर तेज आवाज का टिड्डियों को खदेड़ने की कोशिश की है। अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। देखिए तस्वीरें। इस वक्त मध्य प्रदेश के 17 जिलों में टिड्डियों ने कहर बरपा रखा है और लगातार इससे टेंशन अन्नदाताओं की बढ़ी हुई है, क्योंकि खेतों में फसलें बर्बाद हो रही हैं। इंदौर पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ने एक चोरी के आरोपी के परिवार की मदद की है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक के परिवार को राशन मुहैया कराया गया। दरअसल पूरा मामला इससे जुड़ा है कि जो युवक है वो आदतन अपराधी तो नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के चलते उसने मजबूरी में चोरी का प्रयास किया। युवक चोरी की नीयत से घर में घुसा और इस दौरान लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उससे पुलिस का कलेजा भी पसीज गया। युवक ने बताया कि लॉकडाउन में वो पूरी तरीके से परेशान हो गया था। 2 महीने से घर बैठा है। आर्थिक तंगी के चलते घर में राशन नहीं है और इसी वजह से उसे चोरी जैसा कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने युवक की व्यथा सुनकर उसे जेल भेज दिया है और परिवार के लिए राशन का इंतजाम किया है। कानकेर के हाथकरघा बुनकर अब 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी परेशान हैं। इन बुनकरों को पिछले 5 महीने से धागा नहीं मिल पा रहा है। अब नौबत तालाबंदी तक आ गई है। कानकेर जिला मुख्यालय से सटे सरंगपाल के हाथकरघा व्यवसाय बंद होने की कगार पर है। 2 बुनकर समितियां यहां पर काम करती हैं, लेकिन कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से यहां पर काम बंद है। इसके बाद धागा भी नहीं मिल पा रहा है। आधे से ज़्यादा लोग काम छोड़कर जा चुके हैं। गांव में कई बुनकर का घर सिर्फ इसी से चलता है। महीने में 5 से 6 हज़ार तक की कमाई कर लेने वाले बुनकर अब जीवन संकट में महसूस कर रहे हैं। अभी धागा वागा नहीं आ रहा है, कोरोना की वजह से रुक गया है। वहाँ से तो हम लोगों का भी जो घर खर्चा जो चल रहा था वो बहुत अब दिक्कत जा रहा है चलाने के लिए घर। तो कहाँ से 500 रुपये घर चलाने के लिए कहाँ नहीं होता ना, नहीं हो पाएगा। अभी क्या है, लॉकडाउन हुआ है तब से धागा नहीं आ रहा है। तो धागा के लिए फ़ोन करने से बताता है कि उन लोग कि अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग धागा नहीं भेज पाते। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक हम लोग धागा नहीं देंगे। कपड़ा जाता है संग में तो वहाँ से चेक वेक होता है, उसके बाद चालान करते तब बैंक द्वारा पैसा प्राप्त होता है उसका। तो मजदूरी अभी क्या है, 2 महीना हो गए मजदूरी नहीं मिल रहा है। प्रभाव तो पड़ा है, आर्थिक प्रभाव बहुत पड़ा है, क्या करोगे। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो बताती हैं कि आज भी मूलभूत सुविधाओं से कई गांव वंचित हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ नौतपे का कहर है तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत। बुंदेलखंड में आने वाले छतरपुर जिले के ग्रामीणों को पानी के लिए जानलेवा जतन करना पड़ रहा है और अगर थोड़ी सी चूक हुई तो जान भी जा सकती है। तस्वीरें देखिए, ये नज़ारा छतरपुर जिले के पटपुर गांव का है। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जाना होता है। गर्मी के आते ही गांव के जल स्रोत सूख गए। सुबह होते ही गांव के लोग बर्तन लेकर पानी लेने निकल पड़ते हैं। पहाड़ियों के बीच स्थित इस झरने में
पानी आता है जिसे वो भरकर अपना गला तर करते हैं। झरने तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते का सफर तय करना होता है। पास ही गहरी खाई है। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो खाई में गिरना भी तय है। ग्रामीणों के मुताबिक दर्जन भर परिवार गांव से सटे जंगल में पानी लेने के लिए निकलते हैं। पानी लाने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जाते आपको इस कतार में नजर आएंगे। कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र के अमरावती जिले के कई गांवों में पानी का संकट गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते कई गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गर्मी में पानी ना हो तो क्या हाल होता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन ग्रामीणों को देखकर भी समझा जा सकता है, जो साफ पानी के लिए दिन में 3 से 4 घंटे और कई बार तो रात भर इंतजार करते हैं। कई कुएं सूख चुके हैं जिनमें थोड़ा सा पानी बचा है। गांव वाले वहां जाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं और गहरे कुएं में उतरकर पहले गंदा पानी निकालते हैं, फिर साफ पानी निकलने का इंतजार करते हैं। गांव वालों का कहना है कि पानी की कमी ने उनकी जिंदगी को परेशानी में डाल दिया है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है।